हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम प्रेप। फ्रेंड्स, ये बीपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सीरीज़ है। पिछले वीडियो में हमने 40वीं बीपीएससी के प्रश्नों को हल किया था और इस वीडियो में हम 41वीं बीपीएससी के प्रश्नों को हल करेंगे। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था। पटना को प्रांतीय राजधानी किसने बनाया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा शेरशाह ने। ठीक है ना। वर्तमान पटना के निर्माण का श्रेय शेरशाह को है। तारीख दाऊदी के अनुसार शेरशाह ने 1541 में इस नगर में एक सुदृढ़ किले का निर्माण कराया। यही नगर बिहार प्रांत की राजधानी बना। दूसरा प्रश्न देख लीजिए। छोटा नागपुर काश्तकारी कानून कब पारित हुआ? इसका उत्तर हो जाएगा 1908 में। बिरसा मुंडा के आंदोलन 1899 से 1900 के बाद अंग्रेजों ने 1902-1903 में छोटा नागपुर क्षेत्र में फिर से भूमि की माप की तथा 1908 में छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम पारित किया। इसके अनुसार छोटा नागपुर क्षेत्र में बाहरी लोगों को भूमि हस्तांतरण पर रोक लगा दी गई। तीसरा प्रश्न देखिए। बिहार में गौ हत्या रोकने के लिए गौरक्षणी सभाओं की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो किस वर्ष हुई थी? 1882 में। ठीक है। चौथा प्रश्न देख लीजिए। किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ? तो 1936 में। 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा को बिहार से अलग कर दिया गया। इसके पूर्व 12 दिसंबर 1911 को बिहार उड़ीसा को बंगाल से अलग करने की घोषणा हुई थी तथा नए प्रांत का गठन मार्च 1912 को हुआ था। प्रश्न 5 देख लीजिए। कवि बाण निवासी था। ठीक है ना। तो इसमें से हो जाएगा उपरयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है। हर्षचरित्र के द्वितीय उच्छ्वास में बाण ने अपने वात्स्यायन गोत्र के होने तथा प्रतिकूट नगर का निवासी होने की सूचना दी है। प्रतिकूट को बिहार में सोन नदी के किनारे बसा माना जाता है। हेनसांग की भारत यात्रा के समय छठा प्रश्न देखिए। हेनसांग की भारत यात्रा के समय सूती वस्त्रों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर था। तो कौन सा? मथुरा था। ठीक है ना। हेनसांग की भारत यात्रा 630 से 644 के समय उत्तरी भारत में हर्षवर्धन 600 से 647 का शासन था। इस समय मथुरा सूती वस्त्रों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध था। सातवां प्रश्न देखिए। पाटलिपुत्र स्थित चंद्रगुप्त मौर्य का महल मुख्यतः बना था। ठीक है ना। किसका बना था? तो ऑप्शन सी लकड़ी का बना था। ठीक है। पाटलिपुत्र नगर स्थित चंद्रगुप्त मौर्य का भव्य राजप्रासाद अनेक स्तंभों वाला भवन था जो लकड़ी के धरातल पर स्थित था। पटना के समीप बुलंदी बाग तथा कुम्हरार की खुदाई में लकड़ी के विशाल भवनों के अवशेष मिले हैं। इस उत्खनन का श्रेय सुकनर महोदय को है। आठवां प्रश्न देखिए। बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाओं तथा उनसे संबंधित 4 स्थानों का नीचे उल्लेख है। ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं स्तंभ 1, स्तंभ 2। ठीक है। तो आपको इसमें कूट में आपको सही उत्तर चुनना है। ठीक है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है ना। सी यानी कि ए का हो जाएगा 3। ठीक है। बी का हो जाएगा 2, सी का 1 और डी का 4। ठीक है ना। इस तरह। अगला प्रश्न देख लीजिए। प्रश्न नंबर 9। निम्नलिखित राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है? तो किसका नहीं हुआ है?
कदम्ब, ठीक है ना। अनुमानतः संगम साहित्य की रचना 100 ईस्वी से 250 ईस्वी के बीच की है। संगम साहित्य से हमें तमिल प्रदेश के 3 प्रश्न 10 देखिए। दो हफ्ते एक है तो पूर्व एक 12वीं सदी अंत नालंदा महावीर का पतन हो गया, कारण महावीर को राजकीय प्रशय में हो गया। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए, बी और सी और डी में से देखिए। तो इसका सही उत्तर यहाँ पर दिया हुआ है ए, यानी कि ए और आर सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। लेकिन मुझे इसमें डाउट है इसलिए क्योंकि नालंदा महाविहार इसलिए बंद हो गया था क्योंकि बख्तियार खिलजी ने उस पर आक्रमण करके उसको जला के उसका ध्वंस कर दिया था, ठीक है ना। तो इसका सही उत्तर होना चाहिए, मेरे हिसाब से इसका सही उत्तर बी होना चाहिए कि ए और आर सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता, ठीक है ना। प्रश्न 11, किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा है? ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? जितने ऑप्शन दिए गए हैं उपरयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है ना। तो किसने कहा था? एल्फिंस्टन ने शाहजहां काल को मुगल काल के स्वर्ण युग की संज्ञा दी थी, ठीक है ना। तो यहाँ जो ऑप्शन दिया हुआ है वी स्मिथ दिया है, जे.एन. सरकार दिया है, ए.एल. श्रीवास्तव, तो इनमें से कोई नहीं होगा। उत्तर क्या होगा? उपर्युक्त में से कोई नहीं। एल्फिंस्टन, ठीक है ना, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 12, हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का तिथि अनुसार सही क्रम अंकित करें। ठीक है, आप ए बी सी डी देख पा रहे होंगे, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, देवरा, चौसा, कन्नौज और उसके बाद सरहिंद, ठीक है ना। देवरा का युद्ध जिसको दोहरिया का युद्ध अगस्त 1932 महमूद लोधी के विरुद्ध किया था। चौसा का युद्ध 26 जून 1539 को शेर शाह के विरुद्ध, कन्नौज का युद्ध 17 मई 1540 शेर शाह के विरुद्ध, सरहिंद का युद्ध 22 जून 1555 सिकंदर सूरी के विरुद्ध, ठीक है। 13वां प्रश्न, अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसकी मृत्यु मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए हुई थी? तो किसकी मृत्यु हुई थी? जफर खां, ठीक है ना, विकल्प ए जफर खां की, ठीक है। 1299 में कुतलू ख्वाजा के नेतृत्व में मंगोलों ने दिल्ली पर हमला किया। इसमें अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति जफर खां मारा गया। प्रश्न नंबर 14, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी।
कहाँ राजधानी थी इसकी? तो लाहौर में थी। ऐबक का राज्याभिषेक गौरी की मृत्यु के 3 माह बाद 24 जून 1206 को लाहौर में हुआ। उत्तर पश्चिम से आने वाले संकट का सामना करने के लिए उसने दिल्ली की जगह लाहौर को राजधानी बनाया। प्रश्न 15, ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी किस वर्ष में हुई थी? ये हुई थी 1829 में। राजा राम मोहन राय ने 1829 में ब्रह्म सभा की स्थापना की, जिसे बाद में ब्रह्म समाज कहा गया। इसका उद्देश्य हिंदू धर्म को स्वच्छ बनाना तथा एकश्वरवाद की शिक्षा देना था। प्रश्न नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन आत्मीय सभा के संस्थापक थे? तो कौन थे? राजा राम मोहन राय। ठीक है। राजा राम मोहन राय ने 1814 में ईस्ट इंडिया कंपनी की नौकरी छोड़ने के बाद 1815 में कलकत्ता में आत्मीय सभा की स्थापना की। प्रश्न 17, निम्नलिखित में किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी? ठीक है, आप ऑप्शन देख लीजिए, किसने की थी? आगा खान ने की थी। सांप्रदायिकता के सिद्धांत को ठोस आकार देते हुए सन 1906 में आगा खान और ढाका के नवाब सलीमुल्लाह मोहसिनुल मुल्क के नेतृत्व में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। प्रश्न 18, लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार था। तो कौन था? वो थे पेशवा बाजीराव द्वितीय। ठीक है। प्रश्न 19, रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था। ठीक है, तो किससे प्राप्त किया था? शाह शुजा से। ठीक है। शाह शुजा कौन था? शाह शुजा जो था वो अहमद शाह अब्दाली का पोता था। ठीक है ना। प्रश्न 20, 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। कौन हुए थे? सुभाष चंद्र बोस। ठीक है ना। फरवरी 1938 के हरिपुरा अधिवेशन में सुभाष जी कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। पुनः जनवरी 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन में वे महात्मा गांधी के विरोध के बावजूद कांग्रेस के प्रधान चुने गए। प्रश्न 21वीं, नंबर प्रश्न देखिए, स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस वर्ष की थी? ठीक है ना। तो किस वर्ष की थी? इसमें से जो भी उत्तर दिए गए हैं, इनमें जो भी विकल्प दिए गए हैं उनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है ना। स्वामी विवेकानंद ने 21 की बात कर रहे हैं हम लोग। स्वामी विवेकानंद ने 1893 के शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया। 1897 में वे स्वदेश लौटे तथा रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। इसका सही उत्तर हो जाएगा 1897 में। ठीक है। प्रश्न, रॉलेट एक्ट का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध किया क्योंकि इसका लक्ष्य था। इसका सही हो जाएगा डी। ठीक है, यानी कि देशद्रोह के आरोप में राष्ट्रीय नेताओं को बंदी बनाना। मार्च 1919 में सरकार ने रॉलेट एक्ट पारित किया। विरोध स्वरूप जिन्ना मालवीय जी तथा मजहरुल हक ने काउंसिल से त्यागपत्र दे दिया। इस एक्ट के अनुसार सरकार किसी भी व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए तथा दोषी साबित किए जेल में बंद कर सकती थी। इस एक्ट ने बंदी प्रत्यक्षीकरण हैबस कॉर्पस का अधिकार भी स्थगित कर दिया। 23वां प्रश्न, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस प्रश्न पर असफल रहा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व।
द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की ओर से गांधी जी ने भाग लिया, किंतु इस सम्मेलन में भारत के राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया और न सांप्रदायिक समस्या को हल करने का प्रयत्न किया गया। गांधी जी निराश होकर 28 दिसंबर 1931 को भारत लौट आए। 24 भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने पर गांधी जी को कैद किया गया था। कहाँ कैद किया गया था? ऑप्शन नंबर डी, आगा खान पैलेस में। ठीक है ना। 8 अगस्त 1942 के बंबई अधिवेशन में कांग्रेस ने भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया। 9 अगस्त को तड़के ही सभी नेताओं को कैद कर लिया गया। गांधी जी को पूना के आगा खां पैलेस में तथा अन्य नेताओं को अहमदनगर किले में नजरबंद कर दिया गया। 25वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में किसने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया? ठीक है, तो किसने किया था? वारेन हेस्टिंग्स ने। ठीक है, वारेन हेस्टिंग्स ने किया था। ये जो रॉबर्ट क्लाइव लिखा हुआ है पहला ऑप्शन में, इसने क्या किया था? द्वैध शासन लगाया था, है ना। वारेन हेस्टिंग्स 1772 से 85 के समय 1772 में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने दोहरी प्रणाली द्वैध शासन को समाप्त करने का निर्णय लिया। फलतः वारेन हेस्टिंग्स ने दोनों उपदीवानों सिताब राय तथा रजा खां को हटाकर उनकी शक्तियां खुद ग्रहण कर ली। इसका प्रश्न देखिए, बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया था, किसने किया था? तो वल्लभ भाई पटेल ने किया था। ठीक है, प्रसिद्ध बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व वल्लभ भाई पटेल ने किया। किसानों ने भू राजस्व वृद्धि का विरोध किया तथा अपनी मांगे मनवाने में सफल रहे। और कहाँ हुआ था? गुजरात में हुआ था। प्रश्न 27, निम्न में से किस सत्याग्रह में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया? ठीक है, तो क्या हो जाएगा? राजकोट सत्याग्रह। ठीक है, खेड़ा 1918, असहयोग 1920 तथा वायकम 1924-25 सत्याग्रह में गांधी जी प्रत्यक्ष रूप से शामिल थे। वायकम त्रावणकोर का सत्याग्रह मंदिर प्रवेश का पहला आंदोलन था। आंदोलन के प्रमुख नेता थे टी के माधवन, के कलप्पन, के पी केशव मेनन नायर। गांधी जी मार्च 1925 को वायकम गए। 28 नंबर प्रश्न, भारत छोड़ो आंदोलन से उत्पन्न दंगे किस क्षेत्र में सर्वाधिक व्यापक रहे? ठीक है ना। तो आप विकल्प देख लीजिए और यहाँ जो कूट दिया हुआ इसमें से आंसर आपको चुनना है। ठीक है, इसका सही होगा ऑप्शन नंबर डी 1 एवं 4, यानी होगा बिहार और संयुक्त प्रांत। पूर्वी तथा पश्चिमी संयुक्त प्रांत तथा उत्तरी बिहार में अगस्त विद्रोह 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन अपनी चरम सीमा पर रहा था। ठीक है, प्रश्न 1857 के विद्रोह से बिहार का कौन कौन सा भाग अप्रभावित रहा? ठीक है, फिर देखिए विकल्प दिया गया है और फिर कूट दिया गया, आपको कूट में से चुनना है। देख सकते हैं इसका उत्तर केवल 5। ठीक है ना, यानी कि उत्तर नंबर बी हो जाएगा, यानी कि मुंगेर। बिहार में 1857 विद्रोह की व्याप्ति पटना 3 जुलाई 1857, दानापुर 25 जुलाई, मुजफ्फरपुर 25 जुलाई, आरा जुलाई 1857, लेकिन मुंगेर इस विद्रोह से अप्रभावित रहा। प्रश्न 30 देखिए, यहाँ पर स्तंभ 1 और स्तंभ 2 दिया गया है। ठीक है ना, इसमें आपको मिलान कराना है। ठीक है ना, आप देख पा रहे होंगे इसमें। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, यानी कि ए का जो है 1 हो जाएगा।
ठीक है। बी का हो जाएगा 5, ठीक है, और सी का हो जाएगा 6, डी का 2 और ई का, सॉरी माफ कीजिएगा, डी का 3 हो जाएगा, डी का 3 हो जाएगा और ई का हो जाएगा 2, ठीक है ना, ई का 2 हो जाएगा, ठीक है। 31 नंबर प्रश्न, 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा, ठीक है। आप विकल्प, तो किस कारण से असफल रहा, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी, ठीक है। 1857 विद्रोह की असफलता के कई कारण थे, जिनमें सर्वप्रमुख था केंद्रीय नेतृत्व का अभाव तथा देश के विभिन्न भागों में हुए विद्रोहों के बीच तालमेल का अभाव। संपूर्ण आंदोलन के पास ऐसा कोई एकत्रित तथा प्रगतिशील कार्यक्रम नहीं था जिसे सत्ता प्राप्ति के बाद कार्यान्वित किया जाता, ठीक है। 32 नंबर प्रश्न, 1923 से 28 के काल में भारतीय राजनीति में क्रांतिकारी कार्यविधि की पुनर्वृत्ति का कारण था, ठीक है। तो क्या कारण था, गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन का स्थगन, ठीक है। महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन की पूर्ण विफलता के कारण क्रांतिकारी आंदोलन आतंकवाद में पुनः उग्रता आई। बंगाल में पुरानी अनुशीलन तथा युगांतर समितियां पुनः जाग उठी तथा उत्तरी भारत के लगभग सभी प्रमुख शहरों में क्रांतिकारी संगठन बन गए। 33 सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद गांधी जी ने महत्व दिया, ठीक है, किसको महत्व दिया, रचनात्मक कार्यक्रम को, ठीक है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन से लौटे तथा सांप्रदायिक पंचाट 1932 और पुनः समझौता सितंबर 1932 के बाद गांधी जी हरिजन उद्धार की ओर मुड़ गए। 1932 में उन्होंने हरिजन सेवक संघ की स्थापना की। 1934 में बिहार में भयानक भूकंप आया। गांधी जी ने कहा कि आंदोलन की जगह राहत कार्यों में जुट जाना चाहिए। फलतः मार्च 1934 को सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस ले लिया गया। प्रश्न 34 देखिए, स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, तो वे थे सी राजागोपालचारी, ठीक है ना, ये थे। लॉर्ड माउंटबेटन 24 मार्च 1947 से 20 जून 1948 भारत के अंतिम तथा स्वतंत्र के गवर्नर जनरल थे। सी राजागोपालचारी 21 जून 1948 से 25 जनवरी 1950
स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे, साथ ही वे स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल भी थे। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ तथा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने। ठीक है। जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता के रूप में पहचान किस संदर्भ में मिली? ठीक है, तो किस संदर्भ में मिली? भारत छोड़ो आंदोलन। 1942 के आंदोलन के सरकारी दमन के बाद इस आंदोलन ने भूमिगत रूप धारण कर लिया। इन भूमिगत आंदोलनों से जुड़े नेता थे अच्युत पटवर्धन, अरुणा असफ अली, राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, सुचेता कृपलानी, उषा मेहता आदि। इस संदर्भ में जयप्रकाश नारायण द्वारा गठित आजाद दास्ता की भूमिका अति महत्वपूर्ण रही है। नोआखली काल में महात्मा गांधी के समीप कौन थे? ठीक है, तो कौन थे? प्यारेलाल। नोआखली काल 1930 से 47 में गांधी जी के साथ उनके निजी सचिव। करो या मरो का नारा संबंधित है। ठीक है, किससे संबंधित है? महात्मा गांधी से संबंधित है। ठीक है। 8 अगस्त 1942 को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अधिवेशन में पारित प्रस्ताव में गांधी जी के नेतृत्व में व्यापक जनसंपर्क का आह्वान किया गया। साथ ही कहा गया कि यदि कांग्रेस के सभी नेता कैद हो जाएं तो संघर्ष में शामिल प्रत्येक व्यक्ति स्वयं अपना मार्गदर्शक बने। गांधी जी ने इसी दिन करो या मरो का आह्वान किया। प्रश्न नंबर 38 देखिए, गदर पार्टी की स्थापना हुई थी, कब हुई थी? 1913 में। लाला हरदयाल ने रामचंद्र तथा बरकतुल्ला की सहायता से 1 नवंबर 1913 को अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को नगर में गदर पार्टी की स्थापना। ठीक है। उनतालीस प्रश्न देखिए, होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण के आरंभ का घोषणा है, क्योंकि जिसका उत्तर है डी। इसने अतिवादी तथा उग्रवादियों के बीच पुनर्मेल स्थापित किया। 1907 के कांग्रेस अधिवेशन में उदारवादियों ने अतिवादियों से बाहर निकाल दिया था। होम रूल आंदोलन के बाद अतिवादियों की बढ़ती तथा गोखले तथा फिरोज शाह महल 1915 में मौत के कारण 1916 में अतिवादियों को कांग्रेस में वापस ले लिया गया। 1916 के लखनऊ अधिवेशन में तिलक तथा बेसिक ही प्रमुख। 19वीं सदी के उत्तरार्ध नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे स्वामी विवेकानंद। ठीक है, स्वामी विवेकानंद 1862 से 1902 नव हिंदुइज्म प्रचारक के रूप में उभरे। उन्होंने 1893 के शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में काफी प्रसिद्धि अर्जित की। 1897 में उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की।
45वां प्रश्न, जनसंख्या घनत्व के आधार पर बिहार का स्थान है भारत में द्वितीय स्थान है। ठीक है, हालांकि वर्तमान में 2011 की जनसंख्या के अनुसार प्रथम स्थान पर बिहार आ गया है, जनसंख्या घनत्व 1102 है, परंतु 2001 गणना के अनुसार बिहार द्वितीय स्थान पर था। चेरापूंजी अवस्थित है, कहाँ अवस्थित है? मेघालय में। विदर्भ एक प्रादेशिक नाम है भारत में और यह महाराष्ट्र का अंग है। ठीक है ना, महाराष्ट्र जो 1960 ईस्वी में गुजरात से अलग होकर अस्तित्व में आया, दो बंबई में सम्मिलित थे। ऐतिहासिक दृष्टि से महाराष्ट्र के 3 भाग हैं, पश्चिम महाराष्ट्र, विदर्भ और मराठवाड़ा। विदर्भ ऐतिहासिक दृष्टि से प्राचीन है। प्रश्न 44, भारत में कौन सी फसल सर्वाधिक क्षेत्र में बोई जाती है? ठीक है, तो कौन सी फसल होती है? चावल। भारत का चावल का क्षेत्रफल में सबसे अधिक है, लेकिन चावल के उत्पादन में चीन के बाद भारत का दूसरा स्थान है। यह कुल फसली क्षेत्र के 1/4 भाग में उगाई जाती है। उष्णकटिबंधीय पौधा है। प्रमुख उत्पादक राज्य पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, पंजाब और तमिलनाडु हैं। 45वां प्रश्न देखिए, भारत का सर्वाधिक पटसन उत्पादक राज्य है, कौन सा राज्य है? पश्चिम बंगाल। ठीक है, पटसन यानी जूट उष्ण और आर्द्र जलवायु की फसल है। जूट से रेशा प्राप्त किया जाता है। जूट का सर्वाधिक उत्पादन राज्य पश्चिम बंगाल है। ठीक है, भद्रावती इस्पात केंद्र स्थित है, कहाँ स्थित है? भद्रावती नदी पर। ठीक है, नाम से क्लियर है। विश्वेश्वरैया लोहा और इस्पात लिमिटेड भद्रावती कर्नाटक राज्य में 1923 में स्थापित सार्वजनिक क्षेत्र की प्रथम कंपनी थी। यह भद्रावती नदी पर स्थापित की गई थी। गंगा के की पुरानी क्षारीय मिट्टी कहलाती है बांगर कहलाती है, क्या कहती है? बांगर। गंगा की पुरानी अपेक्षाकृत ऊंची भूमि पर फैले प्राचीन जलोढ़कों को बांगर कहते हैं। नवीनतम जलोढ़कों वाले बाढ़ के मैदानों की निम्न भूमि को खादर और पंजाब में इसे बेट कहते हैं। भारत अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत निर्मित हुए हैं, तो कहाँ हुए हैं? पेलियोजोइक महाकल्प में। ठीक है, भारत प्रायद्वीपीय पर्वत पेलियोजोइक में निर्मित हुए। कैल्विनियम पर्वत निर्माण कार्य हलचल के परिणाम स्वरूप विभिन्न पर्वतों एवं चट्टानों का निर्माण हुआ है। नंबर 49, उद्योग जिन कच्चे पर आश्रित है वे हैं वो भारसम्मूलक। ठीक है, ऑप्शन नंबर, कपास भारसम्मूलक कच्चे माल पर आश्रित है। चूंकि कपास से सूती कपड़ा तथा रुई बनने जितना माल लगता है वही तैयार होता है, इसलिए इसे भारसम्मूलक कहा जाता है। 50 पर और आज का जो अंतिम प्रश्न होगा कि जो प्रश्न है वो आगे आने वाले वो पूरा करें। ठीक है, नंबर 50, पटना का स्थानीय समय। ठीक है, क्या है? भारत मानक समय से आगे है। ठीक है ना, भारत का मानक समय 82 सही 1/2 डिग्री पूर्वी देशांतर पर निश्चित किया गया है, जो इलाहाबाद नैनी से गुजरता है। पटना 85 सही 1/2 डिग्री पूर्वी पर अवस्थित है। इस प्रकार 3 डिग्री का अंतर पाया जाता है, अर्थात 1 डिग्री में 4 मिनट होते हैं, तो इसलिए 3 × 4 12 मिनट आगे की जो पटना वो भारत के मानक
तो फ्रेंड्स, ये था 41वीं पीपीसी के प्रश्नों का हल। हमने इस वीडियो में 1 से 50 तक प्रश्नों को हल किया है। इसके आगे का जो है हम आने वाली वीडियोस में हल करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलें, क्योंकि मैं इसी तरह के वीडियो इस पे अपने चैनल पर आते रहता हूँ। ठीक है, तो मिलते हैं।